Jai Hind Defense Aspirant. Welcome to Defense Guru Online Theater. My name is Kaustubh Pratap Singh and I'm GS faculty in Defense Guru. कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और एग्जाम की तैयारियां एकदम जोरों शोरों से चल रही होंगी। तो आज मैं जो आपके लिए लेके आया हूँ वो जीके के प्रीवियस ईयर के कुछ चुनिंदा क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आया हूँ और आज मैं डिस्कस करूँगा आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस। तो शुरू करते हैं आज का जो हमारा सेशन है प्रीवियस ईयर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का। और एक चीज़ और याद रखिए कि इस सेशन में मैंने आपके लिए कुछ स्पीड ब्रेकर क्वेश्चंस भी बीच बीच में रखे हुए हैं, तो देखते हैं कि उनको आप किस तरीके से ट्रीट करते हैं या कैसे सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, जो कि द साइंटिफिक स्टडी ऑफ कंसर्निंग पॉपुलेशन इज नोन एज। पॉपुलेशन की स्टडी करना, जनसंख्या की स्टडी करना क्या कहलाती है? तो देखिए इसका आंसर जो सही है वो है डेमोग्राफी। अब समझिएगा, यहाँ पे डेमो मतलब होता है जनता। डेमो मतलब क्या होता है? जनता। इसी से बना है डेमोक्रेसी, जनता का शासन। तो डेमो मतलब होता है जनता और ग्राफी मतलब होता है मेजरमेंट करना। जनता को जब मेजरमेंट करेंगे, जनता का मेजरमेंट करेंगे, हम जनता को काउंट करेंगे, मतलब क्या हो गया? पॉपुलेशन को काउंट करना, है ना। तो स्टडी ऑफ पॉपुलेशन क्या कहलाती है? डेमोग्राफी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है व्हाट वाज द फर्स्ट कमांडर इन चीफ ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। ठीक है, आई मीन हु वाज द फर्स्ट कमांडर इन चीफ ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। स्वतंत्र भारत का पहला कमांडर इन चीफ कौन था? कमांडर इन चीफ मतलब तो सेना का जनरल, सेना का जो सुप्रीम कमांडर होता है वो, थल सेना का। ठीक है, और वो थे आपके जनरल KM करियप्पा। ठीक है, अब समझो यहां से एडिशनल क्वेश्चन। तो जो जनरल KM करियप्पा थे उन्होंने इंडियन आर्मी का चार्ज लिया था 15 जैन को, 15 जनवरी को, और इसीलिए 15 जनवरी को हम लोग मनाते हैं इंडियन आर्मी डे, क्योंकि इस दिन KM करियप्पा ने जनरल का चार्ज लिया था। और ये जो KM करियप्पा थे आजाद भारत के पहले आर्मी के सुप्रीम कमांडर थे, यानी कि जनरल थे। ठीक है, या कमांडर इन चीफ हम इन्हें कह सकते हैं। चलिए, तो ये तो हो गया आर्मी का। अभी चलिए हम लोग बात करते हैं किसकी? हम लोग बात करते हैं नेवी की। तो नेवी के पहले एडमिरल कौन थे इंडिया के? बताइएगा। वो थे RD कटारी। आपके कौन थे? RD कटारी। अच्छा, एयरफोर्स के जो चीफ मार्शल थे, एयर चीफ मार्शल थे पहले, वो कौन थे? वो थे आपके सुब्रतो मुखर्जी या S मुखर्जी। तो याद रखिएगा, मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूं, इंडियन आर्मी के पहले जो जनरल थे, पहले कमांडर इन चीफ थे, वो थे जनरल KM करियप्पा। इंडियन नेवी के पहले इंडियन जो एडमिरल थे वो थे आपके RD कटारी। और इंडियन एयरफोर्स के जो आपके पहले एयर चीफ मार्शल थे इंडियन, ठीक है, आजाद भारत की बात कर रहा हूं मैं, तो वो थे आपके S मुखर्जी या सुब्रतो मुखर्जी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा मैसूर इज फेमस फॉर। तो देखिए मैसूर, मैसूर क्यों फेमस है आपको पता होना चाहिए। मैसूर में मिलती है बहुत बड़े पैमाने पर सिल्क की साड़ियाँ, रेशम की साड़ियाँ। पूरा कर्नाटक ही रेशम के लिए फेमस है और उनमें मैसूर सबसे ज़्यादा फेमस है रेशम के लिए अपने, और रेशम मतलब सिल्क, तो इसका आंसर हो जाएगा सिल्क। तो मैसूर फेमस है अपने सिल्क के लिए, सिल्क की साड़ियों के लिए, सेम जैसे बनारस फेमस है अपनी रेशम की साड़ियों के लिए। तो अगला क्वेश्चन जो हमारा है, एक चीज़ और मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ, यहाँ से मैसूर से एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है। मैसूर से एक क्वेश्चन और कभी कभी पूछा जा सकता है कि कल्चरल कैपिटल ऑफ कर्नाटक, तो आपको लगा देना है मैसूर। और एक और क्वेश्चन आ जाता है मैसूर किस रिवर के किनारे है? तो मैसूर आपको पता होना चाहिए कावेरी नदी के किनारे है। ठीक है, मैसूर के बगल में एक छोटा सा शहर है कस्बा टाइप का, श्रीरंगपट्टनम। तो मैसूर के बगल में है, तो मैसूर अगर आ जाए या श्रीरंगपट्टनम आ जाए तो दोनों के दोनों कावेरी नदी के किनारे हैं। और एक और क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी मैसूर से कि हु वाज द वेल नोन रूलर ऑफ मैसूर। मैसूर का सबसे ज्यादा प्रसिद्ध शासक कौन सा था? तो वो है आपका टीपू सुल्तान, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, वेयर द फेमस गोलकुंडा फोर्ट सिचुएटेड। बहुत ही प्रसिद्ध गोलकुंडा का किला कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका हैदराबाद। तो हैदराबाद में है गोलकुंडा का किला। अब देखिए यहाँ पर कंफ्यूजन क्या होती है, यहाँ पर लड़के कंफ्यूज होते हैं गोलकुंडा और गोल गुंबज में। तो गोलकुंडा और गोल गुंबज को वो एक ही समझ लेते हैं और या तो हैदराबाद लगा देते हैं या बीजापुर लगा देते हैं। तो याद रखिएगा जो गोलकुंडा है वो है हैदराबाद और जो आपका गोल गुंबज है वो है आपका बीजापुर। ठीक है, तो जो गोल गुंबज है वो बीजापुर है आपका और गोलकुंडा का जो किला है वो है हैदराबाद। जो बीजापुर में गोल गुंबज है वो सबसे बड़ी गुंबज है, सबसे बड़ी डोम है आपकी
ठीक है। और ये मकबरा है किसका, आदिल शाह का मकबरा है, ये यूपी बीजापुर में है। अगर फोर्ट की बात करें तो वो हैदराबाद में है। नेक्स्ट, इंडिपेंडेंस डे स्पीच इज डिलीवर्ड फ्रॉम, जो इंडिपेंडेंस डे की जो स्पीच होती है वो कौन देता है, आपको पता होना चाहिए, वो देते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री जी। तो वो प्रधानमंत्री जी कहाँ से स्पीच देते हैं, रेड फोर्ट देते हैं, लाल किला से देते हैं। तो इंडिपेंडेंस डे कहे या रिपब्लिक डे कहे, दोनों में लाल किले में जो झंडा फहराते हैं वो कौन फहराते हैं, देश के प्रधानमंत्री फहराते हैं, प्राइम मिनिस्टर फहराते हैं। और स्पीच भी कहाँ से देते हैं, रेड फोर्ट से ही देते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। हु हैज रिटन द बुक आनंद मठ, आनंद मठ नाम की जो पुस्तक है उसकी रचना किसने की थी, उसको किसने लिखा था। बहुत ही वेल नोन बुक है, मुझे नहीं लगता कि आप में से किसी स्टूडेंट को इसका आंसर नहीं पता होगा। तो इसका आंसर बंकिम चंद्र चटर्जी है। बहुत ही वेल नोन बुक है ये आनंद मठ, इसमें सन्यासी विद्रोह का जिक्र किया गया है। और यही वो बुक है जिसमें मेंशन है हमारा प्यारा नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम, इसी बुक से हमने लिया है। किस लैंग्वेज में है, वंदे मातरम जो हमारा नेशनल सॉन्ग है वो किस लैंग्वेज में है, वो संस्कृत में है। तो जब आनंद मठ के राइटर हैं बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएंगे, तो फिर वंदे मातरम के राइटर भी कौन हो जाएंगे, बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा नेशनल सॉन्ग से क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या क्या पूछा जा सकता है। नेशनल सॉन्ग से क्वेश्चन ये पूछ लेगा कि नेशनल सॉन्ग को कितने टाइम में गाया जाता है। तो नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग दोनों अलग अलग हैं, दोनों को इक्वल दर्जा मिला हुआ है। लेकिन जो नेशनल एंथम है वो गाया जाता है 52 सेकेंड में, लेकिन जो आपका नेशनल सॉन्ग है वो गाया जाता है 65 सेकेंड में, यानी कि 1 मिनट 5 सेकेंड में गाया जाता है नेशनल सॉन्ग। याद रखिएगा, बंकिम चंद्र चटर्जी ने इसको लिखा था आनंद मठ में। नेक्स्ट, विच कंट्री इज नोन एज गिफ्ट ऑफ नाइल, वो कौन सा देश है जिसे नील नदी का वरदान कहा जाता है। ये भी बहुत ही वेल नोन क्वेश्चन है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका इजिप्ट। इजिप्ट एक ऐसा देश है जिसको नील नदी का वरदान कहा जाता है। क्यों, क्योंकि इजिप्ट में जितनी भी एग्रीकल्चर है, जितना भी इंडस्ट्री है, पानी का जो इकलौता और बेस्ट सोर्स है वो नाइल रिवर है इजिप्ट में। ठीक है, इसीलिए इजिप्ट अगर खाता है तो वो नाइल के वजह से, नील नदी जिसको हम कहते हैं उसके वजह से ये चल रहा है, इसलिए इसको कहते हैं गिफ्ट ऑफ द नाइल। इजिप्ट को कहा जाता है नील नदी का उपहार या नील नदी का वरदान, इजिप्ट को कहा जाता है। ठीक है, और ये दुनिया की सबसे लंबी नदी है, अफ्रीका में बहती है, बहुत सारे देशों से होके जाती है, ज़्यादातर हिस्सा इसका मिस्र में है, इजिप्ट में है। और ये कहाँ से निकलती है, ये निकलती है विक्टोरिया लेक से। कहाँ से निकलती है, ग्रेट विक्टोरिया लेक, जो कि अफ्रीका में है। ठीक है, आगे देखते हैं। व्हाट इज लैपटॉप, लैपटॉप क्या है, तो लैपटॉप कंप्यूटर है या फ़ोन है या आपका ये पोर्टल टीवी है या आपका कैमरा है। तो ये लैपटॉप तो सही पता है कि ये एक कंप्यूटर है ना, तो लैपटॉप हुआ, लैप मतलब गोद में रख के चलाने वाला कंप्यूटर लैपटॉप। ठीक है, पॉम टॉप मतलब हाथ में पकड़ के चलाने वाला कंप्यूटर, वो पॉम टॉप यानी कि मोबाइल भी एक तरह का पॉम टॉप है, टैब भी एक तरह का पॉम टॉप है। तो लैपटॉप क्या एक तरह का कंप्यूटर है। आगे देखते हैं। अब देखिएगा जरा, क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से पढ़िएगा कि गंगा, यमुना और सरस्वती, ये तीन नदियां, गंगा, यमुना और सरस्वती, इन तीनों का संगम कहाँ है। ठीक है, कॉन्फ्लुएंस कहाँ है इनका, तीनों नदियों का संगम कहाँ है, इलाहाबाद में है। और इलाहाबाद का नाम अभी बदल के क्या कर दिया गया है, प्रयागराज कर दिया गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रयागराज। हालांकि सरस्वती नदी अब विलुप्त हो चुकी है, अभी वहां पर सिर्फ दो नदियां दिखाई देती हैं, गंगा और यमुना। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रयागराज। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है आपका, हजारीबाग नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन, हजारीबाग नेशनल पार्क कहाँ है। ठीक है, तो ये झारखंड का सबसे फेमस नेशनल पार्क है, हजारीबाग नेशनल पार्क झारखंड में है आपका। नेक्स्ट, इनकम टैक्स इज कलेक्टेड बाई, इनकम टैक्स किसके द्वारा वसूला जाता है। तो याद रखिएगा भैया, इनकम टैक्स जो होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट वसूलती है, स्टेट गवर्नमेंट इनकम टैक्स से उसका कोई मतलब नहीं होता है, केंद्र सरकार इनकम टैक्स को कलेक्ट करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सेंट्रल गवर्नमेंट। नेक्स्ट, विच ऑफ द ईयर इज नॉट अ लीप ईयर,
कौन सा ईयर है जो लीप ईयर नहीं है? इसको पहचानने का एक बहुत ही साधारण सा फंडा होता है, वो ये होता है कि 4 से डिवाइड करके देखो। तो 1992 को 4 से डिवाइड करोगे पूरा पूरा जाएगा, 1996 से करोगे पूरा पूरा जाएगा, 1952 से करोगे तो भी पूरा पूरा काटेगा ये 4, है ना। लेकिन अगर 1934 को आप 4 से डिवाइड करते हैं तो ये पॉइंट में आ जाएगा, यानी कि ये पूरा नहीं कटेगा, इसलिए ये लीप ईयर नहीं होगा। कोई भी ईयर 4 से उसका आप डिवाइड करके देखो, अगर वो पूरा पूरा जा रहा है, पूरा पूरा एक डिजिट में आपका आंसर आ रहा है बिना पॉइंट आए, तो समझ लो कि वो लीप ईयर है। लेकिन अगर वो नहीं जा रहा है तो समझ जाओ वो लीप ईयर नहीं है। तो 1934 लीप ईयर नहीं होगा। आप करके देखिएगा अपने बुक में इसको, ठीक है, और इस तरह से और फाइंड करने की कोशिश कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है विच कंट्रीज फ्लैग हैज 5 कलर? कौन सा ऐसा देश है जिसके झंडे में 5 कलर हैं? ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत अलग अलग तरह के एग्जाम में रिपीट हो चुका है भैया। तो वो है पुर्तगाल। पुर्तगाल के झंडे में 5 कलर हैं, ठीक है। अब देखिए, यहां से झंडों से क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है। क्वेश्चन ये पूछता है कि वो कौन सा देश है जिसके झंडे में 5 स्टार बने हुए हैं, है ना। तो वो आपका हो जाएगा चाइना। रेड कलर है पूरा और कॉर्नर में 5 स्टार बने हुए हैं, वो आपका चाइना का झंडा है। और 5 कलर अगर आ जाए तो वो पुर्तगाल का झंडा है, ठीक है, पोर्तुगल कहेंगे इसको हम। आगे बढ़ेंगे। ईयर शॉर्टेस्ट डे इज, देश का माय मिस्टेक, साल का सबसे छोटा जो दिन होता है वो कौन सा होता है? तो जो सबसे छोटा दिन होता है वो होता है 22 दिसंबर। साल का जो सबसे छोटा दिन होता है वो 22 दिसंबर होता है। और देखिए यहां पर अगर 22 की जगह 21 दिसंबर आ जाए तो आंसर गलत नहीं होगा, ये भी सही है आपका, ठीक है। तो इस बार जो 2020 में जो पड़ा है वो 21 दिसंबर को पड़ेगा, ठीक है। और 21 दिसंबर और 22 दिसंबर दोनों सही है, दोनों में कोई गलत नहीं है। आगे पीछे होता रहता है थोड़ा बहुत, वो थोड़ा सा 6 घंटे का अंतर होता है ना हर रोटेशन में धरती के, इस वजह से ऐसा हो जाता है। एक साल जो होता है एक्चुअल में 365 दिन और 6 घंटे का होता है, तो वो 6 घंटे एक्स्ट्रा होते हैं, इस वजह से थोड़ा सा कभी कभार डिसबैलेंस होता रहता है। तो 21 दिसंबर या 22 दिसंबर सबसे छोटा दिन। अब अगर पूछे कि सबसे बड़ा दिन क्या होगा, तो कुछ नहीं करना है आपको, सबसे छोटा दिन याद रखिएगा और सबसे बड़ा दिन अगर पूछ ले तो इसमें 6 महीने ऐड कर दीजिए। तो भैया चलिए जल्दी से करिए, 21 दिसंबर में 6 महीने ऐड करिए, कितना आएगा? दिसंबर के बाद काउंट करना शुरू करिए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। क्या आ रहा है? जून आ रहा है। तो दिसंबर में 6 महीने जोड़ेंगे तो क्या आएगा? जून। इसलिए सबसे जो बड़ा दिन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? जून हो जाएगा। याद रखिएगा भैया, ये नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर में अलग अलग होते हैं, लेकिन ये हम अपने हिसाब से बता रहे हैं, नॉर्थ हेमिस्फीयर के हिसाब से बता रहे हैं, ये नॉर्थ हेमिस्फीयर में। अब ये 2 डे आपके आए, 21 मार्च और 23 सितंबर, है ना। 21 मार्च और 23 सितंबर जो है, ये 2 डे हैं आपके। इनमें दोनों में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं दिन और रात। तो हमारे नॉर्थ हेमिस्फीयर में या हमारे इंडिया में सबसे बड़ा दिन 21 जून, सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर और 21 दिसंबर, और दोनों बराबर, दिन और रात बराबर, 21 मार्च एंड 23 मार्च को दिन और रात बराबर होते हैं। नेक्स्ट देखिएगा भैया, क्वेश्चन है हु इन्वेंटेड रेल इंजन। अब यहां पर आधे से ज्यादा लोग परेशान हो जाते हैं, ठीक है, और जहां से रेल इंजन आया तुरंत आप लगा देते जेम्स वाट। तो याद रखना भैया, जेम्स वाट ने रेल का कोई इंजन नहीं बनाया था, जेम्स वाट ने भाप से चलने वाला इंजन बनाया था, ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। उन्होंने रेल का कोई पर्पस नहीं था उनका बनाने का, उन्होंने सिर्फ इंजन बनाया था। बाद में उस इंजन में बहुत सारे परिवर्तन करके उसको रेल के इंजन में पिस्टन वाला इंजन बना दिया। किसने? ठीक है, जॉर्ज स्टीफेंसन ने, याद रखिएगा। तो जो रेल का पहला इंजन बना था वो स्टीफेंसन ने बनाया था, ना कि जेम्स वाट ने। जेम्स वाट ने पहला स्टीम इंजन बनाया था, याद रखना इस चीज को। अगला क्वेश्चन हमारा है द मुस्लिम लीग डिमांडेड अ सेपरेट स्टेट फॉर मुस्लिम्स इन द ईयर। जो मुस्लिम लीग है उसने मुसलमानों के लिए एक अलग देश की मांग की। कब की? वो की थी 1940 में, लाहौर सेशन ऑफ 1940, ठीक है। यहां पर पहली बार पाकिस्तान की डिमांड करी, मोहम्मद अली जिन्ना इसके प्रेसिडेंट थे, लाहौर सेशन ऑफ मुस्लिम लीग 1940 के, ठीक है।
मुस्लिम लीग से कभी कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मुस्लिम लीग बनी कब थी, तो मुस्लिम लीग आपकी बनी थी 1906 में, ढाका में बनी थी ये, ठीक है। सलीमुल्ला, नवाब सलीमुल्ला और आगा खां, इन दोनों ने मिलकर बनाया था। तो फाउंडर मुस्लिम लीग के हैं नवाब सलीमुल्ला, और इसके जो को फाउंडर थे और पहले प्रेसिडेंट बने वो बने आगा खां आपके, ठीक है। लेकिन पहली बार अगर पाकिस्तान की डिमांड की तो वो 1940 ने की थी, 1940 में हुई थी। अब यहां पे क्वेश्चन अब कभी कभी आ जाता है कि पाकिस्तान जो नाम है वो किसने डिजाइन किया था, तो पाकिस्तान जो नाम दिया था वो चौधरी रहमत अली ने दिया था। किसने दिया था? चौधरी रहमत अली ने दिया था पाकिस्तान नाम, जिन्ना के असिस्टेंट थे ये। नेक्स्ट, ऑन विच डे यूनाइटेड नेशंस डे फॉल्स, किस दिन यूनाइटेड नेशंस डे आता है? जाहिर सी बात है कि यूएन को जब एस्टैब्लिश किया गया होगा, यूनाइटेड नेशन को जब एस्टैब्लिश किया गया होगा तो उसी दिन हम मनाएंगे, है ना। तो यूएन को जो एस्टैब्लिश किया गया था वो 24 अक्टूबर 1945, आई रिपीट 24 अक्टूबर 1945 को यूएन को एस्टैब्लिश किया गया था, और इसलिए 24 दिसंबर को हम लोग मनाते हैं यूएन डे, नेशनल यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन डे हम मनाते हैं, क्योंकि इस दिन इसकी स्थापना की गई थी। डेट याद रखिएगा 24 अक्टूबर, इसके साथ साथ आप ईयर भी याद रखिएगा 1945 में, ठीक है। आगे देखते हैं, हु प्रिसाइडेड ओवर द मीटिंग ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा की मीटिंग का नेतृत्व कौन करता है, ठीक है, इसका अध्यक्षता कौन करता है? तो जाहिर सी बात है कि राज्यसभा का जो आपका हेड होता है, जो चीफ होता है, वो कौन होता है? वो होता है चेयरमैन। और चेयरमैन कौन होता है? चेयरमैन के पद पर कौन बैठता है? वो बैठता है वाइस प्रेसिडेंट। तो जो आपका वाइस प्रेसिडेंट होगा, उप राष्ट्रपति होगा, वही राज्यसभा का चेयरमैन होता है। तो भैया पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? एस राधाकृष्णन। तो पहले राज्यसभा के चेयरमैन भी कौन होंगे? एस राधाकृष्णन ही होंगे। अभी कौन है? वेंकैया नायडू। नेक्स्ट, वर्ल्ड वॉर सेकेंड टुक प्लेस ड्यूरिंग ईयर्स, वर्ल्ड वॉर सेकेंड जो है वो किस साल हुआ था, कब हुआ था वर्ल्ड वॉर सेकेंड? तो वर्ल्ड वॉर सेकेंड जो हुआ था वो 1935 से लेके 1939 से लेके 1945 तक हुआ था। ये याद रखिएगा, 6 साल चला था ये युद्ध, 6 साल चला था। अभी तक का सबसे ज़्यादा डेडलिस्ट वॉर यही था, जिसमें 11 करोड़ से ज़्यादा लोग मारे गए थे। इसमें सिपाही कम थे और सिविलियन ज़्यादा थे। अगर वहीं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पूछ ले तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था 1911 से लेके 1918 तक आपका हुआ था, ठीक है। तो ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। सेकंड पूछे तो 1939 से लेके 1945 तक आपका हुआ था। आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कथकली इज एसोसिएटेड विथ विच स्टेट, कथकली किस राज्य से संबंधित है? तो कथकली जो है वो केरल का एक डांस है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। यहां पर कथक से कंफ्यूज मत हो जाइएगा, कथक अगर आता है तो आप लगा दीजिएगा यूपी या नॉर्थ इंडिया, लेकिन अगर कथकली आ जाता है तो आपको लगाना होगा क्या? केरला। अब केरला में केवल कथकली नहीं है, केरला में एक और डांस है जो चलता है, वो है आपका मोहिनी अट्टम, ठीक है। तो मोहिनी अट्टम भी केरला में होता है और कथकली भी केरला में होता है। अब जल्दी से बताइए कि भैया केरला में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, बताइए, पता है किसी को? अपने आप को आंसर दीजिए आप। तो मैं बता देता हूं आंसर, केरला में बोली जाती है मलयालम। और क्योंकि केरला के बगल में, अच्छा बताइए केरला के बगल में कौन सी यूनियन टेरिटरी है, बताइए? वो है लक्षद्वीप। तो क्योंकि ये केरला के बगल में है इसलिए लक्षद्वीप में भी कौन सी लैंग्वेज बोली जाएगी? मलयालम बोली जाएगी। अगर क्वेश्चन पूछ ले कि वो कौन सी यूनियन टेरिटरी है जिसमें मलयालम बोली जाती है, तो वो हो जाएगा लक्षद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ग्रुप इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिनरल ऑयल इन इंडिया, कौन सा वो सबसे ज्यादा मतलब मिनरल ऑयल प्रोड्यूस करने वाला स्टेट का ग्रुप है? कौन से वो स्टेट्स हैं जो सबसे ज्यादा मिनरल ऑयल पैदा करते थे? देखते भैया, पहला गुजरात, हाँ हो सकता है, गुजरात क्योंकि करता है, यूपी बिल्कुल नहीं करता, ये आंसर गलत हो गया। अगला, महाराष्ट्र करता है, वेस्ट बंगाल नहीं करता, आसाम करता है, ये भी गलत हो गया। आसाम, यूपी, देखिए इसमें यूपी आ गया तो ये तो ऑटोमेटिक गलत हो गया। अब देखिए आसाम बिल्कुल करता है, गुजरात बिल्कुल करता है, महाराष्ट्र ये सबसे ज़्यादा करता है, तो ये वाला ग्रुप हो जाएगा सबसे ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूसिंग आपके स्टेट, ये हो जाएंगे आपके आसाम, गुजरात और महाराष्ट्र। अगर इंडिविजुअल पूछे तो आपको लगा देना है महाराष्ट्र। हिंदुस्तान का 60% अकेले अगर कोई मिनरल ऑयल
पैदा करता है, आई मीन निकालता है, प्रोड्यूस करता है, तो वो है आपका महाराष्ट्र। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन है लार्जेस्ट शुगर प्रोड्यूसर कंट्री, सबसे ज्यादा चीनी उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? क्या क्यूबा है? बिल्कुल नहीं, क्यूबा एक टाइम था जब हुआ करता था, लेकिन अब बिल्कुल भी नहीं है। क्या इंडिया है? इंडिया बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इंडिया सेकंड पोजीशन पे है। तो क्या ब्राजील है? बिल्कुल, ब्राजील इज द राइट आंसर, और इंडिया हमारा है सेकंड पोजीशन पर है हमारा प्यारा इंडिया। आगे देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग लैटिट्यूड्स इज अ ग्रेटर सर्किल, सबसे बड़ा सर्किल किस लैटिट्यूड को कहा जाता है? तो वो होता है आपका इक्वेटर। आपको पता होना चाहिए कि धरती जो है, धरती को दो बराबर भागों में जो डिवाइड करता है वो करता है इक्वेटर। जैसे ही मान लो ये धरती है और धरती को दो बराबर भागों में डिवाइड करेगा तो इक्वेटर, तो सबसे बड़ी जो लाइन बनेगी वो यही बीच वाली बनेगी ना, इसलिए ये सबसे जो लंबा या सबसे बड़ा लैटिट्यूड यही होता है, और इसलिए इसको ग्रेटर सर्किल कहा जाता है। ये इक्वेटर है और इसके ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है और इसके नीचे साउदर्न हेमिस्फीयर है। आपका याद रखिएगा इस चीज़ को। आगे बढ़ेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल हाईवे कनेक्ट दिल्ली टू कोलकाता, कौन सा नेशनल हाईवे है जो कनेक्ट करता है दिल्ली और कोलकाता को? वो है NH2। तो दिल्ली कोलकाता को ये कनेक्ट करता है NH2, कानपुर से होके जाता है, इलाहाबाद से होके जाता है, बनारस से होके जाता है और ये कलकत्ता तक पहुंचता है। तो ये है NH2, दिल्ली से कोलकाता। अब देखना भैया, NH2, अच्छा NH1 जो है वो दिल्ली से जाता है अमृतसर, ठीक है, NH1 दिल्ली से अमृतसर और NH2 दिल्ली से कोलकाता। अगर हम NH1 और NH2 को मिला दें तो कहाँ से कहाँ हो जाएगा? ये हो जाएगा भैया कहाँ से कहाँ तक? कलकत्ता से अमृतसर तक हो जाएगा ये पूरा आपका, कलकत्ता से अमृतसर। तो यही है आपका ग्रैंड ट्रंक रोड, यानी कि नेशनल हाईवे 1 और नेशनल हाईवे 2 को अगर आप आपस में मिला देते हैं तो ये बन जाता है आपका ग्रैंड ट्रंक रोड, जिसको शेरशाह सूरी ने बनवाया था, जो सूरी डायनेस्टी का राजा था। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रियल सिटी इज नोन एज मैनचेस्टर, निम्नलिखित में से कौन सा वो इंडस्ट्रियल सिटी है जिसे मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है? तो देखते हैं भैया, कानपुर, क्या कानपुर मैनचेस्टर है? बिल्कुल है। क्या अहमदाबाद मैनचेस्टर है? बिल्कुल है। क्या कोयम्बटूर भी है? जी हाँ, कोयम्बटूर भी मैनचेस्टर है। तो ये तीनों के तीनों मैनचेस्टर के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन ये तीनों एक जैसे मैनचेस्टर नहीं है, इनमें थोड़ा थोड़ा अंतर है। क्या है? चलिए मैं आपको बता देता हूँ। जो कानपुर है वो मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया है, जो कोयम्बटूर है वो मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया है, और जो अहमदाबाद है वो ओवरऑल मैनचेस्टर ऑफ इंडिया है। याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन पूछे मैनचेस्टर ऑफ इंडिया तो अहमदाबाद, अगर क्वेश्चन पूछे मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया तो कानपुर, और अगर क्वेश्चन पूछे मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया तो कोयम्बटूर। तो ये तीनों के तीनों मैनचेस्टर के नाम से जाने जाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ अबव। आगे देखते हैं, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द अर्थ रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस, धरती की जो रोटेशन की डायरेक्शन है अपने ही एक्सिस पर, वो कहां से कहां है, जिसकी वजह से दिन और रात होते हैं। लगाइए दिमाग, सूरज कहां से निकलता है और कहां को जाता है? सूरज निकलता है ईस्ट में और जाता किधर को? वेस्ट में। पूरब में निकलता है, पश्चिम में जाता है, ठीक है, समझिएगा। सूरज तो घूम नहीं रहा, घूम तो धरती रही है ना। अब देखिएगा, अगर आपने कभी ट्रेन या बस में यात्रा की है, जाहिर सी बातें की होगी, तो पेड़ आपको किधर किधर दिखाई देते हैं, किधर को जाते हुए दिखाई देते हैं? अपोजिट डायरेक्शन में, जिधर तुम जा रहे होते हो उसके अपोजिट डायरेक्शन में पेड़ पौधे चलते हुए दिखाई देते हैं हमें। तो अगर हम जा रहे हैं वेस्ट टू ईस्ट, तो पेड़ पौधे हमें किधर चलते दिखाई देंगे? अपोजिट, ईस्ट टू वेस्ट। तो भैया देखो, सूरज तो जा नहीं रहा है, जा हम रहे हैं, और सूरज हमको जाता हुआ दिख रहा है ईस्ट टू वेस्ट। तो यानी कि हम कहां से कहां घूम रहे हैं? हम लोग घूम रहे हैं वेस्ट टू ईस्ट। तो धरती घूम रही है वेस्ट टू ईस्ट, इसलिए हमें सूरज जाता हुआ दिखाई देता है ईस्ट टू वेस्ट। आगे देखिएगा, द कोल्डेस्ट आवर ऑफ द डे इज अप्रोक्सीमेटली, जो पूरे दिन का यानी पूरे 24 घंटे के जो सबसे ठंडा जो टाइम होता है वो कौन सा होता है? तो याद रखिएगा, पूरे दिन में 24 घंटे में जो सबसे ठंडा टाइम होता है वो होता है जस्ट बिफोर सनराइजिंग, सूरज के उगने के जस्ट पहले वाला जो टाइम होता है वो सबसे ठंडा होता है, क्योंकि पूरी रात
कोई भी रेडिएशन नहीं होता है धरती में, और वो बाकी का जो रेडिएशन होता है वो एमिट करती रहती है। तो रात भर वो जितना भी गर्मी होती है धरती निकालती रहती है ऊपर, और कोई हीट, आउटर हीट कोई नहीं एब्जॉर्व करती है। इसी वजह से जस्ट बिफोर सनराइजिंग इसका टेम्परेचर मिनिमम हो जाता है। तो भैया ये 4 बजे से लेके 6 बजे तक का जो आपका टाइम है वो बहुत ठंडा होता है, यानी कि हम इसको कह सकते हैं कि ये 5 बजे का जो टाइम है जो ये कि बहुत ठंडा होता है। ठीक है, सबसे ठंडा टाइम है ये। आगे देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड कैपिटल ऑफ कोल। निम्नलिखित में से किसे कैपिटल ऑफ कोल कहा जाता है, कोयले की राजधानी कहा जाता है? तो भैया ये बताइए कि कहाँ है कोल एंड माइनिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, कहाँ है? कोल एंड माइनिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट है धनबाद में। तो कैपिटल ऑफ कोल भी क्या हो जाएगा? धनबाद। कोयले की जितनी खानें हैं यहाँ की आसपास की वो सारी कौन नियंत्रित करता है? धनबाद करता है। तो धनबाद हो जाएगा कैपिटल ऑफ कोल, झारखंड में है। आगे देखते हैं, ये है स्पीड ब्रेकर क्वेश्चन। अब यहाँ पर थोड़ा सा आप कंफ्यूज होंगे, लेकिन जिन्होंने अच्छे से पढ़ा है उन्हें तो पता ही होगा, और आंसर तो ऑलरेडी आपको दिख ही रहा है। ठीक है, फिर भी मैं समझा देता हूँ आपको। क्वेश्चन है व्हाट आर एस्ट्रॉइड्स। एस्ट्रॉइड क्या हैं? एस्ट्रॉइड एक्चुअल में जो होते हैं वो जो मार्स और जुपिटर के बीच में उबड़ खाबड़ कुछ आपके शेपलेस प्लैनेट होते हैं। मतलब शेपलेस का मतलब जिनका कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होता है, उस तरह के कुछ प्लैनेट होते हैं, उबड़ खाबड़ छोटे छोटे से होते हैं बहुत। और ये किन किन दो और प्लैनेट्स के बीच में होते हैं? ये मार्स और जुपिटर के बीच में होते हैं, जुपिटर और मार्स के बीच में होते हैं। और ये इन्हीं के साथ साथ फंसे फंसे इन दोनों के बीच में सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, वो होते हैं एस्ट्रॉइड। ठीक है, तो ये अब देखिएगा जो डी ऑप्शन है वो काफ़ी बड़ा दिख रहा है, लेकिन डी ऑप्शन होगा नहीं, क्योंकि डी ऑप्शन कह रहा है कि जो धरती पर गिरने वाले जो शूटिंग स्टार होते हैं वो एक्चुअल में इन्हीं एस्ट्रॉइड में से जो छोटे बहुत एस्ट्रॉइड होते हैं, छोटे छोटे टाइप के होते हैं, वो धरती के ग्रेविटी की वजह से कभी कभी धरती में खींचे चले जाते हैं और गिरने लगते हैं। वही जैसे ही एटमॉस्फेयर में प्रवेश करते हैं धरती के, तो वो जलने लगते हैं बहुत तेजी से फ्रिक्शन की वजह से, और हमको टूटता हुआ तारा जैसा नजर आता है। एकदम से आया, जला और बुझ गया, देखा होगा आपने। तो वो एक्चुअल में शूटिंग स्टार होता है। वो आपके होते हैं कौन, बताइए जरा? वो आपके मेट्योर्स होते हैं, मेट्योर्स होते हैं। ठीक है, एस्ट्रॉइड नहीं होते हैं। जो एस्ट्रॉइड होते हैं वो मार्स और जुपिटर के बीच में होते हैं और सूरज का चक्कर लगाते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारा, ये रहा क्वेश्चन, व्हाट इज क्वेश्चन का, ये है क्वेश्चन आपका, व्हाट इज एस्मस। जो आपका आइसमस है वो क्या है? देखिए इसमें टीएच को साइलेंट करके पढ़िएगा आप लोग। ठीक है, इसको आइथमस मत पढ़ दीजिएगा, इसको आइसमस पढ़िए आप। ठीक है, तो ये एस्मस क्या होता है? ये होता है कि जब दो समुद्र होते हैं और दोनों समुद्रों के बीच में पतली सी एक जमीन की पट्टी होती है, जो ऐसी जमीन की पट्टी जो दो समुद्रों को डिवाइड कर रही हो, उसे हम कहते हैं आइसमस। समझिएगा जरा, यहाँ मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे एक ओशियन आपका किधर जा रहा है, समझिएगा, एक ओशियन आपका ये है और दूसरा ओशियन आपका ये है। ठीक है, ये ओशियन नंबर ए, ये ओशियन नंबर बी। अब इन ओशियन के बीच में देखिएगा, ये आपको जमीन की एक पतली पतली पट्टी दिख रही होगी, है ना? ये जो पतली पतली पट्टी है यही है आपका एस्मस। ठीक है, यही है आइसमस। तो दो ओशियन के बीच में एक जो पतली सी नैरो स्ट्रिप होती है किसकी, लैंड की, वो होती है आपकी आइसमस। ठीक, आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्मॉलेस्ट नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द सोलर सिस्टम। कौन है जो सोलर सिस्टम का सबसे छोटा नेचुरल सैटेलाइट है? वो सैटेलाइट है मार्स का सैटेलाइट और उसका नाम है डीमोस। ठीक है, तो डीमोस जो है वो पूरे सोलर सिस्टम का सबसे छोटा नेचुरल सैटेलाइट होता है, जो कि मार्स का सैटेलाइट है। अगर वो क्वेश्चन पूछे कि पूरे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा सैटेलाइट कौन सा है, नेचुरल सैटेलाइट, तो हो जाएगा गैनीमेड। और गैनीमेड किसका सैटेलाइट है? ये है जुपिटर का सैटेलाइट है। ठीक है, तो अच्छा टाइटन के बारे में बात करते हैं। टाइटन कौन है? टाइटन सैटर्न का एक सैटेलाइट है, जो सैटर्न का सबसे बड़ा है, पूरे सोलर सिस्टम का नहीं है, लेकिन ये सैटर्न का सबसे बड़ा सैटेलाइट है। अब एक बचा आपका फोबोस। फोबोस क्या है? ये फोबोस मार्स का सैटेलाइट है, लेकिन ये सबसे छोटा नहीं है, सबसे छोटा है आपका डीमोस। तो डीमोस और फोबोस दोनों आपके मार्स के सैटेलाइट है। नेक्स्ट
क्वेश्चन है आईएसआई इज इंटेलिजेंस एजेंसी ऑफ विच कंट्री। आईएसआई मतलब इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, ये फुल फॉर्म है। आई रिपीट, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस। ये जो आपकी सीक्रेट एजेंसी है, इंटेलिजेंस एजेंसी है, ये किसकी है? ये पाकिस्तान की है। इसको आप लोग आईएसआईएस से मत समझ लीजिएगा। देखिए आईएसआईएस अलग होता है आपका। आईएसआईएस क्या होता है? ये एक आतंकवादी संगठन है। ये है इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया। आई रिपीट, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया। ये आईएसआईएस एक आतंकवादी संगठन है, ठीक है। लेकिन जो आईएसआई है ये एक इंटेलिजेंस एजेंसी है पाकिस्तान की, ठीक है। हालांकि ये भी किसी आतंकवादी संगठन से कम नहीं है, लेकिन ये एक इंटेलिजेंस एजेंसी है, याद रखिएगा। आगे देखेंगे, राइटर ऑफ ट्रेन टू पाकिस्तान। ट्रेन टू पाकिस्तान के लेखक कौन है? ठीक है, बहुत ही पॉपुलर किताब है, बहुत ही फेमस किताब रही है ये, और इसके राइटर है आपके खुशवंत सिंह। तो खुशवंत सिंह ने लिखी है ट्रेन टू पाकिस्तान। आगे देखते हैं, क्वेश्चन है आपका लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया की सबसे लंबी माउंटेन रेंज कौन सी है? तो दुनिया की सबसे लंबी माउंटेन रेंज है आपकी एंडीज, ठीक है। कहाँ है वो? ये है आपकी साउथ अमेरिका में सबसे लंबी माउंटेन रेंज। अब यहां पर अगर वो सबसे लंबी ना पूछ के सबसे ऊंची पूछ दे, हाईएस्ट माउंटेन रेंज, तो आपकी हो जाएगी हिमालय। हाईएस्ट हो जाएगी हिमालय और लॉन्गेस्ट हो जाएगी एंडीज। नेक्स्ट, व्हाट वुड हैपन टू ओशियन वाटर इफ द मून कम्स नियरर टू द अर्थ। क्या होगा अगर चंद्रमा धरती के करीब आ जाए? जो समुद्र का पानी उसका क्या होगा अगर चंद्रमा धरती के करीब आ जाए? तो चंद्रमा जब धरती के करीब आ जाता है तो उस कंडीशन में आपको पता है कि टाइड्स बढ़ जाते हैं। समुद्र का जो वाटर लेवल है वो बढ़ जाता है आपका, ठीक है। टाइड लेवल बढ़ जाता है आपका, ठीक है। हम सी लेवल ना कह के इसको टाइड लेवल कहें तो ज़्यादा सही रहेगा। तो क्योंकि टाइड्स जो आते हैं वो सन और मून के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से आते हैं। तो अगर चंद्रमा और करीब आ गया तो क्या हो जाएगा? टाइड और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लाइन ज्वाइनिंग प्लेसेस ऑफ इक्वल एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज टर्म्ड। ऐसी लाइनें मैप में खींची गई, ऐसी लाइनें जो इक्वल एटमॉस्फेरिक प्रेशर को दर्शाती हैं, ठीक है, उनको कहा जाता है आइसोबार। आइसोबार लाइन क्या करती हैं? उस पूरे मैप में जहां जहां एक जैसा प्रेशर होता है उनको आपस में कनेक्ट करती है, मिला देती है ये। नेक्स्ट, विच टेम्पल ऑफ इंडिया इज नोन एज ब्लैक पगोड़ा। इंडिया का कौन सा टेम्पल है जिसे ब्लैक पगोड़ा के नाम से जाना जाता है? और वो है आपका सन टेम्पल। कहां है ये सन टेम्पल? कोणार्क में है। कोणार्क कहां है? उड़ीसा में है, ठीक है, याद रखिएगा। देखिए क्वेश्चन है, ग्रेजुअली फॉल इन बैरोमीटर्स रीडिंग इंडिकेट्स। धीरे धीरे बैरोमीटर के टेम्परेचर में गिरावट अगर आ रही है तो उसका रेनफॉल होता है। अगर यहीं पे वो क्वेश्चन पूछ दे कि ग्रेजुअली ना बोल के वो सीधे बोल सडन फॉल बोल दे, एकदम से अगर बैरोमीटर के टेम्परेचर में गिरावट आ गई तो यहां पर स्टॉर्म हो जाएगा, आधी तूफान हो जाएगा। लेकिन अगर धीरे धीरे है तो रेनफॉल होगा, ठीक है। आगे देखेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड। दुनिया में सबसे ज्यादा चावल उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका चाइना। चाइना इज द राइट आंसर। सबसे ज्यादा चावल अगर धान पैदा करता है कोई तो वो चाइना करता है, ठीक है। आगे देखेंगे, और ये हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन रहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्टील। दुनिया में सबसे ज्यादा स्टील पैदा करने वाला कौन सा देश है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा चाइना। चाइना सबसे ज्यादा स्टील पैदा करता है। और चाइना के बाद दूसरा कौन है? दूसरा हमारा प्यारा भारत है। दूसरे नंबर पे स्टील पैदा करने में है हम। तो नंबर 1 पे है चाइना, सेकंड पे है इंडिया। तो ये आज हमने 50 क्वेश्चन कुछ डिस्कस किए। एमएनएस के प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप कह सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको इनको तो पढ़ना ही पढ़ना है और इसके साथ साथ आपको इनसे कनेक्टेड जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं उन सभी को पढ़ना है। उम्मीद करता हूं आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। गॉड ब्लेस यू। जय हिंद। Want to join Indian Armed Forces? Stay tuned, for the next few seconds can be worthwhile for you. I am Colonel Pramod Kumar, retired from Indian Army from Regiment of Artillery.
I have served there for 22 years, including I have also worked as a GTO from 22 SSB Bhopal. I am GTO trainer at Centurion Defence Academy. I train students for 2-day process which is a part of SSB as a group testing officer. In this process, I train them to be a part of cohesive group, to be a commander and to be a subordinate in that group. I focus on the individual's capability as a part of the group and give them a personalized training and develop their personal qualities to face the interview and crack it successfully.